हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका वेलकम है। पार्ट 3 हमारा ये जो चैप्टर जो टॉपिक रहेगा बेटा पार्ट 3 है। और ईटीएस हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डालने वाले बेटा। ईटीएस बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, देखो बेटा, देखो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ईटीएस से हर बार आता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम क्यों ना ले लें इस वीडियो को देखने के बाद। बेटा यहाँ से पूरा कंप्लीट ये चैप्टर होने वाला है। ईटीएस पढ़ेंगे, उसके बाद जो बैलेंस क्वेश्चन होता है वो अलग टॉपिक पढ़ लेंगे बेटा। ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले देखो, ताकि आपका रिकॉलिंग फेज से हो जाए, दोबारा हो जाए। आप बीच से इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। आई सजेस्ट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दरअसल इसका पूरा डे टू डे लाइफ में कहाँ हो रहा है यूज, कैसे ये चीज़, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किस लाइन से क्वेश्चन, किस एनसीईआरटी के किस लाइन से यहाँ से फ्रेम होंगे, वो सब कुछ मेंशन कर देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यार इसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार। आपके लिए सीरीज लेके आए हैं, तो आपके लिए तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, आप यहाँ तक आए हो ना, तो यार लाइक तो सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, मैं पहली बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो यार। देखो यार, आपका सपोर्ट रहेगा, यूट्यूब का सपोर्ट रहेगा, तो तभी हम आगे प्रोत्साहन होगा ना। आपके इसी वीडियो मतलब आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमको पता लगता है कि हमारे साथ लोग बच्चे खड़े हैं, हमारे साथ पूरा हेल्प कर रहे हैं, हमारा उनका बच्चों का सपोर्ट रहेगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, पूरी एनसीईआरटी सीरीज कराने वाले हैं हम, कहीं बीच में नहीं हटेंगे। पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कराएंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री कराएंगे फ्रेंड्स, ओके। तो पूरा का पूरा नीट के पहले पहले पूरा मॉक टेस्ट सब कुछ करा देंगे बेटा। तो सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को वेस्ट ना करते हुए। तो मन माइंड कूल करके अच्छे से स्टडी करो फ्रेंड्स। यहाँ से आपको पूरा स्टडी करना है ईटीएस। तो ईटीएस क्या होता है, ये सब सारा डाउट आपका कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी आप साथ लेके बैठो, आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठो। और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप ऑडियो के फॉर्म में भी इसको सुन सकते हो, बहुत केयरफुली, ठीक है। देसी लैंग्वेज के अंदर हम समझाते हैं किसी भी चीज को। तो चलो स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक, अगर ये लाइन हम पकड़ते हैं तो इन लाइन के अंदर क्या बताया गया फ्रेंड्स, तो चलो यही पे इसी लाइन पे चर्चा करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रिस्पायरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज द यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NADH और प्लस H+। अभी इसके पहले ही वीडियो पार्ट 2 के अंदर हमने बता दिया ये कैसे फॉर्म होता है। आपका TC साइकिल चलता है बेटा, क्रेब्स साइकिल चलती है, उसके दरमियान में बेटा NADH प्लस H+ आयंस आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। पैरोबिक एसिड का लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाना, कहीं ना कहीं ये मतलब ये कहीं ना कहीं एंजाइम भी हेल्प कर रहे होते हैं। ये बड़ी मैकेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है फ्रेंड्स। So the following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized. They are oxidized through the electron transport system. Friends, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। यहाँ पर भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन का। अभी क्रेब्स साइकिल के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है रिएक्शंस के अंदर, बॉडी चाहे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है ये आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो होती हैं। Through the electron system and the electrons are passed on to oxygen resulting in the formation of H2O. कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी हेल्प कर रहा होता है पानी को बनाने के लिए, ओके फ्रेंड्स। अभी तक बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया है, अभी तक यहाँ से फ्रेम होने की क्वेश्चन नहीं संभावना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें आगे बताया गया है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ओके। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस लाइन में फ्रेंड्स। आपको क्या इस लाइन के अंदर बताया गया है, ये चीज हम क्लियर करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर
फ्रेंड्स द मेटाबॉलिक पाथवे, कहीं ना कहीं ये चीज कह रहा है कि मेटाबॉलिक जो पाथवे होती है, रिएक्शन जो हो रही होती है पूरे बॉडी के अंदर, जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रही होती है यहाँ पर, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, ठीक है। तो पाथवे थ्रू विच इज द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, कहीं ना कहीं एक रास्ते से दूसरे रास्ते, एक कैरियर से दूसरे रास्ते तक ये पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं लेने देने का काम हो रहा होता है, यहां से वहां, वहां से यहां, ये चीज सिस्टम समझ रहे हो ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी में, पूरे एनिमल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रहा होता है। ओके, वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दरअसल कहीं ना कहीं एटीपी का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो हो रहा होता है पूरे प्लांट बॉडी के अंदर, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे इलेक्ट्रॉन्स में कैसे ये मूव करता है, कैसे जंप करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रास्ता, इनका रास्ता कैसे खुला होता है, ये सब सारा चीजें यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है बेटा। ये देसी लैंग्वेज में आपके समझ में आ रहा है बेटा? यार फटाफट यार लाइक तो कर दो यार, फॉलो तो सब्सक्राइब तो कर दो फ्रेंड्स। तो चलो ईटीएस की बात करते। तो एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये सारा का सारा एक छोटी सी मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो लास्ट वाली जो मेम्ब्रेन होता है ना, वहां ये सपोर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि चैनल होते हैं वहां पर, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चैनल्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसके सबके चैनल्स होते हैं, वो चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आने जाने के रास्ते को। जैसे आप कभी भी स्कूल के गेट होते हैं, आप एंट्री करते हो, तो कहीं ना कहीं वो गेट की एंट्री आप लोग इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन्स आप इंटर करते रहते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एज अ फ्रेंड्स यहां पर वो काम कर रहा है। जैसे आप लोग एंटर करते हो किसी गेट के अंदर, वैसे इन लोग का भी काम सेल के माइटोकॉन्ड्रियल के जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस है, वहां शिक्षा दी जाती है, वहां एनर्जी दी जाती है आपको। वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली गेट से, जो बैरियर है इनका, जो चैनल है, जो गेट है, उनसे ये क्या करते हैं, जाते हैं, एंट्री करते हैं वहां से। और फ्रेंड्स वही एंट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है इनके पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वही शिक्षा देते हैं, वही सब कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी पूरे संसार को देते हैं, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे प्लांट बॉडी को देते हैं। तो दैट इज द गुड मेथड। ओके, तो हमने बहुत सिंपल वे में बताया आपको फ्रेंड्स। तो आगे ये चीज आप कहीं भी यार, मतलब इतना सिंपल वे में बताने वाला हूं, ये ईटीएस साइकिल पूरे यूट्यूब पे शायद रिकॉर्ड होगा कि एनसीईआरटी सीरीज के अंदर जो चलाया होगा, उतना अच्छा डिटेल नहीं समझा होगा हमने, इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आवर्स के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके फ्रेंड्स दे दिया है आपको। तो फाइनली गाइस, अगर यार मतलब क्या बोलूं यार मैं इसके लिए, तो आप लोग देखो सपोर्ट करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो आपको समझ में आना चाहिए, हर बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आप गो थ्रू करो यार, गो थ्रू करो, ठीक है। चलो, तो बात किया, इट इज द प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच। अभी ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच, जो इलेक्ट्रॉन एनएडीएच होता है वहां से आता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं से आता होगा, इलेक्ट्रॉन की भी कहीं से कहीं पैदा होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से पैदा होता है? ये एनएडीएच से पैदा होता है फ्रेंड्स। यहां से एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स। ओके, यहां से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके ब्रेन के अंदर क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये चीज आप देखो, डायग्राम विद डायग्राम समझाएंगे फ्रेंड्स, आप एक एक लाइन क्लियर करते जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये वाला लाइन अगर पकड़े, ये वाला यहां से फ्रेंड्स यहां तक फ्रेंड्स, ओके, यहां तक। तो ये चीज हमको क्लियर कर लेना है, इस लाइन को, पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस लाइन को पकड़ो, प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर ये बात करें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एनएडीएच से बनते हैं, मगर एनएडीएच प्रोड्यूस कहां से होता है फ्रेंड्स? वो बहुत अच्छी बात लिखी है, यहां भी बहुत अच्छी बात लिख दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। ये मैट्रिक्स से, दरअसल ये मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से होते हैं ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल के दौरान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां से डायरेक्टली आपका एनटीए क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम कर सकता है फ्रेंड्स। तो आपको
आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो प्रोड्यूस द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल। अभी हमने क्रेब्स साइकिल बताया था, वहां पर फ्रेंड्स NADH और प्लस H प्लस आयंस बन रहे थे फ्रेंड्स, वहां पर सब कुछ ऑक्सीडाइज हुआ था पैरोबिक एसिड का लैक्टिक एसिड में, कैसे लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन, हम लोग फॉर्मेटेशन भी पढ़ा था, एरोबिक और एनारोबिक दोनों हमने स्टडी किया था फ्रेंड्स। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। हमने फ्रेंड्स बताया था पहले ही कि ये डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रो का शब्द का मतलब आ जाता है पानी, और पानी का मतलब होता है वहां पर हाइड्रोजन का निकालना, ऑक्सीजन का जोड़ना, कहीं ना कहीं CO2 प्लस एल्कोहल एथेनॉल बन रही होती है, वो हमारे पहले ही रिएक्शंस में बताया था आपको। तो ये पूरी मैकेनिज्म कहीं ना कहीं प्लांट में बन रही होती, बिगड़ रही होती, बन रही होती, तो आपके पूरे बॉडी में ये पूरी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, आपको पता भी नहीं लगता फ्रेंड्स, आपके बॉडी में एल्कोहल्स भी बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मगर आप सोचते हो कि यार एल्कोहल बाहर से लेते हो क्यों बेटा, तो आप ऐसा मत करो, ठीक है। आपको नेचुरली बना देता है, जो जिसको रिकमेंडेड होते हैं, जो आप एल्कोहल बाहर से ले रहे हो वो जहर पी रहे हो बेटा, जहर है वो, आपके लिए घातक कैंसरस डिजीज पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे चलते हैं। तो ऑक्सीडाइज बाय द NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 अभी पढ़ाएंगे, पूरा आपके अंदर ETS रखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू ubiquinone transfer to ubiquinone located within the inner membrane। ubiquinone जो देखो फ्रेंड्स यहां से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ubiquinone आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ubiquinone क्या होता है आपको पूरा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स द ट्रांसफर टू ubiquinone located within the inner membranes। ubiquinone also receivers, देखो ubiquinone कहीं ना कहीं also इसको रिसीवर के फॉर्म में कह सकते हैं, ये रिसीव करने का काम करता है। दरअसल रिसीव किसको कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे होते हैं। ये आपके NADH और प्लस H प्लस आयन जो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पूरे मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ये सब इंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर चैनल्स होते हैं, वहां पर लोकेटेड होते हैं, वो सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। तो ubiquinone also receives reducing equivalent वाया FADH2 फ्रेंड्स। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीवर्स रिड्यूसिंग रिलीवेंट, यहां से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां से आपको पता होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी ने डायरेक्ट देखो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि यूबिक्विनोन को डायरेक्टली हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट एज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 भी बोलते हैं। यू कैन से बेटा कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूबिक्विनोन को बोला जाता है। क्लियर। तो ये FADH2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेकेंड, ये इसको कॉम्प्लेक्स सेकेंड के नाम से भी बोल सकते हैं। ओके, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ये कहीं ना कहीं ये जो यूबिक्विनोन होता है वो जनरेट कहां होता है, कैसे बनता है, ये ऑक्सीडेशन के दरमियान में ये पूरा का पूरा ये जनरेट हो रहा होता है। आपको पता लगता है क्या फ्रेंड्स? नहीं, प्लांट के सेल की, ये सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सेल के पूरे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आउटर स्ट्रक्चर नहीं होती है, आउटर रिएक्शंस नहीं हो रही होती हैं। आपको फ्रेंड्स आपको पता भी होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब मैट्रिक्स, सेल के मैट्रिक्स मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, उसके इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो चीज बात कर रहे हैं। यहां आपको पता भी होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर आपको सेल की पूरी नॉलेज होना चाहिए। यार आपको सेल की नॉलेज नहीं होगा तो आप यार इस वीडियो को मत देखो यार, आप सेल को पूरा दो, सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो बहुत कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आता है। ये चैप्टर इतना अच्छा लगेगा बेटा, आपसे प्यार हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा, आपको रटना नहीं है। आपको मैं बताया कि यूबिक्विनोन्स या फिर FADH2 से याद रखना, ऑक्सीडेशन के दरमियान में बन रहे होते हैं वो सब सारी चीजें। तो क्लियर है फ्रेंड्स। जनरल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, देखो फ्रेंड्स देखो
रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन के दरमियान में वो बन रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं। ओके, तो सक्सिनेट इन द सिट्रिक साइकिल। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, हमने ट्रिक भी, निमोनिक्स भी बताया था इसके पहले, कैसे क्रेब्स साइकिल आपको याद रखना है। हमने तीन से चार लाइन में आपको बता दिया कि स्टेप वाइज आपको कैसे याद रखना है। वो पूरा निमोनिक्स आपके पार्ट 2 वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखो यार, चेक करो, सब्सक्राइब करो यार, तो आपके पास हमेशा ये वीडियो रहेगा। नहीं तो आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप वीडियो कहीं ना कहीं आपके पास कब पहुंच रही होगी, किस सन में पहुंच रही होगी बेटा ये चीज तो आपको 24 में, 25 में, 26 कभी भी तैयारी करो यार, कभी भी। कोई भी मेडिकल का बच्चा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम PCB वाला जो बच्चा है देख सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब तो ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बच्चा सोचता है, कभी कभी छोटा बच्चा सोचता है कि यार हमको पूरी नॉलेज होना चाहिए रिस्पायरिंग प्लांट्स के अंदर जो चैप्टर, जो चीजें हो रही होती हैं, इनकी एक्टिविटीज हमको पूरा डिटेल पता होनी चाहिए। तो वो बच्चा भी इंटरेस्टिंग करके वो देख सकता है। फाइनली गाइज, तो फटाफट यार यहां तक आए हो तो यार लग क्यों रहे हो यार फ्रेंड्स, लग क्यों रहे हो, फटाफट यार लाइक करो यार, लाइक मत करो मगर फ्रेंड्स यार आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपका ये सपोर्ट ना फ्रेंड्स हमको ना थोड़ा ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आपके इस सब्सक्राइब के करने से कुछ होगा नहीं फ्रेंड्स हमारा, मगर हाँ याद रखना फ्रेंड्स, ये चीज आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ना कहीं हमारा मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन जो आपका सब्सक्राइब करने का होगा, हमारा बूस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक साइकिल, द रिड्यूसिंग यूबिक्विनोल इज देन फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर, यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज्ड विथ इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C। फ्रेंड्स यहां से जो क्वेश्चन है यहां से फ्रेम हो जाएगा। ओके, साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC। ये साइटोक्रोम क्या होता है आपको पता होगा। साइटोक्रोम का मतलब होता है कहीं ना कहीं सेल्स, साइटोक्रोम, साइटोलॉजी, साइटोक्रोम, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। हाँ, साइटोक्रोम का मतलब होता है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम BC, ये सब क्या होता है फ्रेंड्स अभी पूरा डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स थर्ड, हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, ऐसे फोर्थ, फाइव्थ, ऐसे आपको फ्रेंड्स ये पड़ेगा पूरा ATS साइकिल के अंदर। बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। साइटोक्रोम C इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस। ये दरअसल साइटोक्रोम C कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। साइटोक्रोम C, ये जो इसके बारे में, साइटोक्रोम C इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मेम्ब्रेन कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड फोर्थ। फ्रेंड्स ये दरअसल कुछ नहीं होता, ये जो थर्ड होता है ना फ्रेंड्स, थर्ड और फोर्थ, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके बीच में थर्ड कॉम्प्लेक्स, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या दशा होता है एज अ फ्रेंड्स, यहां पर साइटोक्रोम BC होता है। तो एज अ इसी तरह साइटोक्रोम BC होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? साइटोक्रोम BC। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहां पर क्या चीजें लिखी है, सरफेस प्रोटीन अटैच्ड होती है साइड, कहीं ना कहीं ये साइटोक्रोम क्या है, ये सब प्रोटीन्स ही एज अ छोटे छोटे दानों के फॉर्म में हो रहे होते हैं, ये सब चीजें दिखते हैं। सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना, ये मोबाइल आपके नहीं है, वो मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना। ओके बेटा, मूवमेंट, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है। तो ये सब चीजें जो आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन पे जो चीजें मूवमेंट कर रही होती हैं, मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल कैरियर फॉर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रिफर टू साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C को रिफर कर रहा होता है चीजें। ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्टेनिंग साइटोक्रोम्स A एंड A3 एंड टू कॉपर सेंटर्स होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, फ्रेंड्स ये चीज हमको पूरा हाईलाइट कर लेना है फ्रेंड। ये चीज अगर हम बात करें यहां पर, ये इस वाले पॉइंट पे, कि यहां पर सारी चीजें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है फ्रेंड्स, इससे आपको पता होना चाहिए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन, ये फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ये चीज आपको नोट कर लेना यहां से आपका। फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बन जाएगा।
ये चीज आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और फोर्थ, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और फोर्थ में डायरेक्टली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, मतलब एक कैरियर मतलब एक रास्ते से डायरेक्टली जंप करना किस पे, फोर्थ पे। क्या ऐसा संभव नहीं फ्रेंड्स? तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये स्टेप वाइज आएगा फ्रेंड, डायरेक्टली नहीं आ सकता फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, देखो one carrier to another via complex 1 to 4th in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthesis। कहीं ना कहीं दोनों के दोनों ATP फॉर्म हो रहे होते हैं ATS के अंदर। ओके, they are coupled to ATP synthesis। देखो फ्रेंड्स, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये यहां से इस लाइन से कपल्ड ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स वाया फोर ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा गचमचन मच रहा है इसमें फ्रेंड्स। एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स फोर्थ, देखो दे आर कपल्ड एट एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि यार एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कहीं ना कहीं एडीपी से होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से होता है, और डाई से ट्राई बनता है फ्रेंड्स, एटीपी। ठीक है, डाई से ट्राई बनेगा, ना कि ट्राई से डाई बनेगा फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर होना होगा। ठीक है, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एडीपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी पीआई इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा ये चीज़, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि ये इनऑर्गेनिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये चीज़, ये लाइन आपको क्वेश्चन फ्रेम बना देगी। देखो, ये लाइन पक्का आएगा क्वेश्चन सीरीज में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में ज़्यादातर मिलेगा आपको फ्रेंड्स। ये चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADS, अगर बात करें NADS का, अगर NADS के वन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह सकता हूँ ना PYQ में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADS गिव्स राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि याद रखना कि एक NADS मॉलिक्यूल से फ्रेंड्स 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली आपके बार बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लियर हो फ्रेंड्स। देखो, अब ये जो चीज़ हमने बताया आपको कि वन मॉलिक्यूल्स, देखो molecules 3 molecules of ATP, while that one molecule of FADH2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको एक FADH2 फ्रेंड्स, एक FADH2 से फ्रेंड्स केवल 2 ATP फॉर्म होंगे। कितने फ्रेंड्स? 2 ATP बनेंगे। ये चीज़ आपको ये भी याद रखना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम में उठा देगा फ्रेंड्स। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि एक FADH2 से कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल ही बनते हैं, उसके अलावा नहीं। पूछा जाए NADH2 से कितने मॉलिक्यूल, एक NADH2 के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं, तो 3 ATP बनते हैं। अगर पूछा जाए एक FADH2 के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं, तो उससे फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 2 ATP। ओके, 2 ATP बनते हैं फ्रेंड्स, 2 ATP बनते हैं रिएक्शंस के अंदर।
मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही होती है उस मैट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जितने भी एटीपी बन रहे होते हैं जितने एटीज के अंदर, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली। ओके फ्रेंड्स, तो देखो 8 पे 8 पे देखो फ्रेंड्स आपको बता दिया कि एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen. एरोबिक रिस्पायरेशन जो हो रहे होते हैं कहीं कहीं नाम से स्पष्ट है कि एरोबिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंपलसरी है। तो विदाउट एरोबिक कंडीशन में देखो कि only in the presence of oxygen the role of oxygen is the limited in the terminal stage। कहीं ना कहीं रोल जो ऑक्सीजन का रोल हो रहा होता है वो टर्मिनल स्टेज तक काम करती है, वो पहुंचाती है, सब कुछ काम करती है बेटा। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस फ्रेंड्स। दिस इज क्लियर होना चाहिए आपका फ्रेंड्स। प्रोसेस एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं आप पहले भी मैंने बताया था सर्टिफिकेशंस के अंदर ये रिमूविंग कंसेप्ट है आपको हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। पूरे सिस्टम में हाइड्रोजन रिमूव कर रहे होते हो, हाइड्रोजन को भगा रहे होते हो, तो हाइड्रोजन को उठा उठा के पटक रहे होते हो, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं। ये पूरी का पूरी सिस्टम ATS हो चाहे TC साइकिल हो, ठीक है, क्रैब साइकिल जो मैंने बताया उसके अभी पार्ट 2 के अंदर, वो सबका सब हाइड्रोजन को निकाल के उठा के फेंक रही थी। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को देखो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है आपके सेलुलर रिस्पायरेशन को। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन एज अ क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन एक्ट एज, देखो ऑक्सीजन एक्ट कैसे करता है एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अनलाइक phosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient require of phosphorylation। फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इस लाइन से केवल फ्रेंड्स, इसलिए लाइन से ये क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से एक लाइन्स इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो phosphorylation respiration is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is the for this reason that is the process is called oxidative phosphorylation। रिसेंटली PYQ में आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुट ऑफ क्लियर कर चुका है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है PYQ पे। ओके, तो you have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis are explained by the chemosynthetic hypothesis। हमने पहले ही फोटोसिंथेसिस में पढ़ा रखा है इस सब चीज को इन द अर्लियर चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर था बेटा, पहला ही मतलब इसके पहले चैप्टर था। इज एज मेंशन्ड अर्लियर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग, ETS साइकिल से पढ़ेंगे, पूरा HTS समझेंगे फ्रेंड्स। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड, आप हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स ताकि आपको प्रॉब्लम हो। यहाँ तक हाईलाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये डबल कर लेते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthesis complex fifth। This complex consists of two major components F1 and F0 friends। The F1 head piece, the F1 को क्या जो F1 as a act as F1 head piece के फॉर्म में ये यूज हो सकता है। is the पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये बहुत पेरीफेरल का मतलब होता है धंसा हुआ, एम्बेडेड। ओके, पेरीफेरल बाहर किनारा, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। कहीं ना कहीं ATP से
देखो एडीपी से एटीपी बन रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखो पहले ही मैंने बताया था, ये सब कुछ मेंशन ही कर दिया हूँ पहले से ही फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, इसके पहले जो चीज़ें मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें मेंशन किया है फ्रेंड्स, आपको पता भी होना चाहिए सब के बारे में, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट है मैंने लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, इसके पहले इसके जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हम सारा कुछ बात करेंगे। तो एफ नॉट, देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक क्वेश्चन हमें दिख गया यहाँ से। एफ नॉट इज इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज, देखो एफ नॉट क्या है, एफ नॉट पे फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म द चैनल थ्रू which protons cross the inner membrane friends. The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F naught component for the production of ATP. For each ATP produced, 4H plus ions passes through F naught from the membrane intermembrane space to the matrix डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फ्रेंड्स, इसे आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स इस डायग्राम को पूरे तरीके से समझते हैं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन को काट कर सेक्शन को दिखाया गया है, वो चीज़ अगर बेसिकली अगर उनके व्यू में देखते हैं तो हमको कैसे दिखता है। दरअसल ये मेम्ब्रेन है आपका, ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आपकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, यहाँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये बाहर की अंदर की मेम्ब्रेन है और ये वाला बाहर का मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका दरअसल ये चैनल्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने साइज़ के होते हैं उनके चैनल्स होते हैं, उनके जितना मतलब आपका दरवाज़ा जितना मतलब मोटे लोग होते हैं तो उनके लिए आप अलग दरवाज़ा होता है, पतले लोग के लिए अलग होता है, तो वो चीज़ अलग नहीं होता फ्रेंड्स आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो दरअसल इंटर उसी को करेगा जो जिसके साइज़ का होगा। यहाँ पर ऐसा दरअसल यही चीज़ होता है, इसमें जो चीज़ ईजिली आती है वही इसको इंटर करने देती है। आप पहचानती है कि कौन हो भैया, तुम्हारा पास वास बना है कि नहीं, तो वो पास वास जो जिसका बना होता है ना इस चैनल के लिए, तो वही इसके अंदर इंटर करता है और दूसरे को इंटर नहीं करने देता, कहीं ना कहीं पॉइजन्स को इंटर नहीं करने देता, ताकि इसके अगर इंटर भी कर दिया तो कहीं ना कहीं पूरे सेलुलर मैकेनिज्म को ख़राब कर देती है। और हमारे साइनिक्स जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो सेल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉज मतलब डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपके डेड भी हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमने बताया। तो एटीपी, अब देखो ये एटीपी है कहीं ना कहीं जो चैनल्स है, और ये एफ नॉट जो चैनल्स है, और 2H प्लस आयंस जो चैनल्स है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, और ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दरअसल ये सब चीज़ें आपके जो चैनल्स आपको दिखाए गए हैं, एफ नॉट ये कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये एफ नॉट चैनल्स होते हैं, उनके नाम से बनाया गया है। और F1 जो चैनल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इसके अंदर इंटर कर रहे होते हैं। ये इसके देखो इसके बॉडी में ये सब कुछ इंटर इसी के थ्रू कर रहे होते हैं, और 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो इस साइड हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर जो चीज़ें अभी बेसिकली हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको साइकिल्स आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स ये क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर ETS की बात करते हैं तो ये जो हमारा ETS है इसको पूरा समझाने वाले हैं। थोड़ा सा आप दिमाग ओपन कर लो, ये कैसे इस रिएक्शंस को समझना होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्या हो रहा होता है यहाँ, किसमें कैसे क्या चीज़ें इसमें हो रही है, तो मुझे खुद ही नहीं पता लगता है, बच्चों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। सर मुझे खुद नहीं पता यार, हमको बताओ यार, हमको बताओ, उनको बताओ। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं यहाँ से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह समझना चाहिए, आप सोच भी सकते हो कि इस तरह समझा जाता है इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर जूम आउट एक एक चीज़ें आपको पूरी क्लियर वे में दिखाता हूँ। तो अगर बात करें यहाँ पर दो सारा का सारा ये सब क्या है, दरअसल पहले इसको समझो कि ये चीज़ हो क्या आया, ये रिएक्शंस हो कहाँ रहा है। तो ये रिएक्शंस बेटा माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसके आउटर मेम्ब्रेन में हो रही है, वो जो छोटी सी लेयर होती है ना, वहाँ ये रिएक्शंस हो रही है। फ्रेंड पहले समझे कि ये पूरा मैट्रिक्स है,
माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आप रियल लाइफ में देखे होंगे शायद। कहाँ देखा है सर? सेल में देखा है। सेल में बहुत 3D डायग्राम में देख लिया है क्या क्या होता है। उसके लेयर के बाहर के लेयर को देखते हैं तो वही ये सब पूरी रिएक्शंस हो रही है, वो पूरी एटीएस साइकिल्स हो रही होती है। कैसे सर क्वेश्चंस होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, तो हमने बताया था कि पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरी धरती पे जितने भी जीव हैं बेटा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, वो ग्लाइकोलिसिस होती है। मगर एटीएस सर क्या एनिमल्स में होती हैं, क्या प्लांट्स में होती हैं? तो इसका आंसर है बेटा नहीं। एटीएस आपके बॉडी में, प्लांट की बॉडी में हो रही होती है, कहीं ना कहीं एनिमल की बॉडी में नहीं होती है ये प्रोसेस। कहीं ना कहीं वहाँ पर और अदर मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं एक दो से दो तीन ऐसा कुछ डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो वो डिफरेंस आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या डिफरेंस है। चलो तो फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। यहाँ पर देखो बहुत सारे 3 मेम्ब्रेन को दिखा दिया गया, 3 लेयर को दिखा दिया गया। अभी सब कुछ क्लियर हुए में बताएंगे कि क्या चीज़ आपको दिखने लगेगा। ये दरअसल ये हमें पूरा का पूरा ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरा सिस्टम है। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये भी चीज़ फ्रेंड्स, ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर जो होता है, वहाँ पर बहुत खाली स्पेस होता है, मैट्रिक्स को बोलते हैं, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अगली स्टेप में आप थोड़ा सा बढ़ाएं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है पूरी की पूरी रिएक्शंस। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो मेम्ब्रेन है आपका, ये दरअसल आपका पहले ही बताया था कि वो सिट्रिक साइकिल चलती है और NADH+H और NAD+ ये रिलीज हो रही होती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और NADH डिहाइड्रोजनेज के अंदर। ये पहली स्टेप तो पहले ही बता दिया था कि आयरन फॉस्फेट और FM, ये चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप कर रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सब क्या है फ्रेंड? ये जो पीले पीले डिब्बे दिख रहे हैं वो दरअसल ये क्या है? चैनल्स हैं। उन्हीं के चैनल से जो इलेक्ट्रॉन्स को इंटर करने के लिए दे रहे हैं, जो जिसके फॉस्फेट हैं, जिसकी जो सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके लिए चैनल्स बने हुए हैं। हर चैनल देखो, हर ऑर्गेनिक मैटर इस चैनल के अंदर इंटर नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ये जो आपको चैनल्स दिख रही हैं, जो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन को भगा रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा NADH है। तो NADH से बताया था फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉन्स ये जंप होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप किया FMG के पास, FAMN के पास रिलीज किया, उसके बाद आयरन के पास रिलीज किया। और ये जो स्टेप है ना फ्रेंड्स, ये यूबिक्विनोन सेकेंड। अब यूबिक्विनोन क्या होता है? मैंने बताया था यूनिवर्सल होता है, प्रोटीन एक टाइप का है यूनिवर्सल फ्रेंड्स। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और यूबिक्विनोल हाइड्रोइड जो है, हाइड्रोजन होता है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम PC बताया था, साइटोक्रोम C बताया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पहले जो मैंने टॉपिक थ्योरी पढ़ाया था, बेसिकली यहाँ पर तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर बात करें तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी रिलीज हो रही है, वही हाइड्रोजन बेसिकली वही इंटर हो रहा है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भगा रहा है, यहाँ पर पूरे तरीके से भगा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूबिक्विनोल जो होता है साइटोक्रोम B को दे देता है, साइटोक्रोम B और आयरन सल्फेट को देता है, और साइटोक्रोम C को दे देता है। उसके बाद साइटोक्रोम C क्या करता है? दरअसल इलेक्ट्रॉन जंप कराता है और साइटोक्रोम C के पास से डायरेक्टली अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, यूबिक्विनोन हाइड्राइड होता है, ये यूबिक्विनोन। और यही रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट और फ्यूमरेट, ये 2 सक्सिनेट और फ्यूमरेट, ये जो रिएक्शंस हो रही होती है, जो चैनल्स हैं, जिसके चैनल्स हैं, वो चीज़ रिएक्शंस कर रही होती है फ्रेंड्स। इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कॉपर यहाँ भी जिम्मेदार है, ऑक्सीजन और H2O, ये सब सारा का सारा ये चीज़ साइटोक्रोम A, ठीक है, साइटोक्रोम ठीक है, A0, ये चीज़ कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सब चीज़ क्या होता है? ADP फॉस्फेट, ATP, ये सब चीज़ें, ATP F1 F0, ये सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये सब चीज़ें मूव कर रही होती हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आगे बताएंगे, ये आगे ये आपका जो टॉपिक है क्लियर हुआ है ATS। काफ़ी टाइम लग गया फ्रेंड्स समझाने में इसको, ATS काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से बनेंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स।
तो आप ये क्वेश्चन आई होप ले लिए होंगे और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्या आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़े कि नहीं यहाँ पर, तो आपको पता लग गया होगा वहाँ पर। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं, अब दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा बैलेंस, रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट। फ्रेंड्स यहाँ से भी ये क्वेश्चन ब्रेम होगा, रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट, और वो जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा वो तो मोस्ट कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ चीज़ आपको बेटा फ्रेंड्स, यहाँ इस टॉपिक को द रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा पानी पी के आ जाओ और माइंड एकदम कूल होना चाहिए यार, एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे, एकदम जुनून के साथ पढ़ेंगे। देखो हमारा जो जितना पूरा फोड़ लगा देते हैं आप लोगों के साथ यार, बहुत मस्त से पढ़ो, ओके। तो इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन, वीडियो पॉज करके आप जाओ के पानी पियाओ, माइंड एकदम कूल कर लो। मतलब जब भी पढ़ो यार माइंड कूल के पढ़ो। आप जरूरी नहीं आप 15 घंटे पढ़ो, आप 5 घंटे पढ़ो, माइंड फ्रेश करके पढ़ो, ओके। इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी। क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन टू ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा ये जो रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें एटीपी जितने फॉर्म हो रहे होते हैं, जितने बन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम पूरा का पूरा यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, पूरा का पूरा ताबड़तोड़ यहाँ पर कैलकुलेशन करके हम लोग बता देते हैं कि क्या आपका नेट गेन एटीपी क्या होता है, कितना आता है कितना नहीं आता, वो चीज़ है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज। प्रत्येक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी गेन हुए, कितने बने, कितने बिगड़े, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी, अगर रियलिटी के केस में देखें या बहुत सच्चाई के नज़रियों से देखेंगे तो दिस कैन रिमेन वलिया थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। ये सारा का सारा ये जो कहानियाँ रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो दिया गया है वो पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी है, हाइपोथेटिकल सोच है, साइंटिस्टों द्वारा दी गई है। तो बता रियलिटी में देखें तो हमको कुछ पता नहीं है, मगर हाँ अगर बात करें थ्योरेटिकली तो थ्योरेटिकली इसको तुझ दे दिए गए हैं। रियलिटी दिस can remain only a theoretical exercise. These calculation can be made only on certain assumption. बहुत सारे assumptions होते हैं, उनको भी पढ़ना होता है, वहाँ से क्वेश्चंस बनने की probability नहीं होती है, वहाँ assumption से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो देखते हैं बट पढ़ लेंगे। चलो ये एक लाइन आपको पॉइंट जो है, पॉइंट वाले तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बच्चा पॉइंट वाला फोकस करना ही चाहिए। पॉइंट वाला देखो, पॉइंट वाला फोकस करो भाई। चलो पहला पॉइंट एंड लास्ट वाला पॉइंट बना देते हैं इसको, और बीच में दूसरा कोई कलर डाल देते हैं फ्रेंड्स, ओके क्लियर है। ये आपको कलर आपको पता होने चाहिए, मैं डबल कलर कर लिया फ्रेंड्स, हरा वाला कर लेते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। There is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and the with glycolysis TCA cycle and ATS pathway following one after another। कहीं ना कहीं कह रहा है कि TCA साइकिल फिर ATS चलता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती रहती है। ये ग्लूकोज को बना, ग्लूकोज से कैसे कैसे टूटती हैं, कैसे कैसे बनती है एटीपी, वो चीज़ कह रहा है कि कहीं ना कहीं टीसीए साइकिल्स और एटीएस ये सब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रही होती हैं, एज अ वन टाइम चल रही होती हैं। कुछ टाइम नैनो सेकेंड या कुछ बहुत कम सेकेंड समय में बेटा ये प्रोसेस बड़ा फास्टली होता है। आप सोच रहे होते हैं कि खाना तुरंत बनता है, बन जाता है, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो टीसीए साइकिल एंड ईटीएस पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, तो एक के बाद एक ये साइकिल चलती रहती है फ्रेंड्स, ये कह रहा है दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है,
द NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। अगर हमने पहले ही बता दिया था NADH जो होता है ग्लाइकोलिसिस में बन गया था, वहां पर ग्लाइकोलिसिस पार्ट 2 देख के आओ। इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देता है कि भैया तुम्हारा काम होगा, हमारा काम खत्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस का काम खत्म हो गया, क्या बना के NADH बना के काम खत्म हो गया, बाकी का काम तुम करो। कौन करो? माइटोकॉन्ड्रिया करो। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारा, आउटर मेम्ब्रेन में सारा रिएक्शंस हो रही हो, TCA हो रही है, TCA के बाद इलेक्ट्रॉन ETS हो रही है भैया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव, देखो किसके अंडर में हो रहा होता है, देखो भैया पहलवान और जो बॉडी गार्ड है ना भैया, यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रेजेंस में हो रही होती है, उन्हीं के अंडर में हो रही होती है, किसी के अंडर में होता है ना काम। हाँ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रेजेंस में अंडर में हो रही होती है। ओके फ्रेंड्स, इस यहां से क्वेश्चन बन गया। ब्लैक ले लो, ये यहां से क्वेश्चन बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो किसके अंडर में हो रही होती है? ये ग्लाइकोलिसिस अंडर यहां से क्वेश्चंस बन गए। ओके, अब ये बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो नॉन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड्स। ओके, अब ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। वली ग्लूकोज इज बीइंग, हाँ ये चीज, वली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेट सबस्ट्रेट्स आर entering in the pathway at any of the intermediary stages। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं तो हमको पता लगता है बहुत सारी चीजें। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियलिटी वैलिड इन लिविंग सिस्टम। ये का सारा जो अजम्पशन है ना, कहीं ना कहीं मैं बताया था ना पहले ही कि ये एनिमल सिस्टम में ये वैलिड नहीं हो रहे होते हैं, ये एनिमल सिस्टम के लिए फेल है, ये प्लांट के लिए तो सक्सेसफुल थ्योरी दी गई है। ठीक है, अगर पूछे तो आपको एनिमल के लिए वैलिड है क्या ITS? नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज पहले ही मेंशन NCERT ने कर दिया है। बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, नॉट रियलिटी वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। ओके, सारे के जो पाथवे रास्ते होते हैं ना दरअसल वो वर्क कहाँ कर रहे होते हैं? साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ये काम कर रहे होते हैं, ये चीज कह रहा है। Substrate enter the pathway and are withdraw from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are the controlled by the multiple means. Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence there can be net gain of 38 ATP। आपको यहां से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर पूरा का पूरा सिस्टम, होल सिस्टम की बात करें, पूरा कंप्लीट ATP की बात करें, तो यहाँ से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, पहले बेसिक क्लास 9 से भी पता होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फ्रेंड्स याद रखना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? पूरे होल ऑक्सीडेट पूरी रिएक्शंस होने के बाद तो ये 38 ATP फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स? 38 ATP। क्लियर है ये चीज? अगर फ्रेंड्स इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन। अगर कंपेयर फर्मेंटेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन से कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन से अगर कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो डिफरेंसली अगर हम पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर कुछ तो बात है।
तो फ्रेंड्स द फर्मेंटेशन, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। देखो फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर वलिया पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन कहीं ना कहीं पहले भी बताया था कि पार्शियल ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। पार्शियल फर्मेंटेशन के लिए तो फर्मेंटेशन बहुत मस्ट है। पार्शियल फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर वलिया पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and H2O। उन्हें बताया था पानी और CO2 बन जाता है आगे प्रोसेस के अंदर, रिस्पायरेशन एरोबिक वाले में बन जाता है। ओके क्लियर है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको, 3 क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा बेटा, यहाँ से भी और यहाँ से, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन की बौछार है बेटा। हमने बताया था बेटा ये जो कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पर किस तरह तीनों के तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है। और हमने पहले भी बता दिया था कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले, ये कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेम कैसे कर सकता है, तो ये सब चीज़ें, ये जो 2 चैप्टर है ना, 3 चैप्टर बेटा, यहाँ से स्टेटमेंट और असर्शन रीजन ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है। और ऐसा जो आपको मैचिंग क्वेश्चंस होता है बेसिकली वो आपका वो थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस होता है। जो मैचिंग वाला होता है वो तो इजी होता है, आप डायरेक्टली आप कर लेते हो। मगर कौन सा असर्शन रीजन और कौन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की याद होती है, तो आपको पता होता है, डायरेक्टली आप एग्जाम में सही करके आते हो, नहीं सिलेंस मिस्टेक आप कर देते हो। तो आप उसके लिए आप मॉक टेस्ट ऑफलाइन ज़्यादातर दो, ठीक है फ्रेंड्स, यही सजेस्ट करूंगा। हम पूरा कंप्लीट करने हैं एनसीईआरटी, साथ सीरीज करो भैया, अपना फिजिक्स में ध्यान दे दो, केमिस्ट्री में ध्यान दे दो, यहाँ हम अपने आप साथ करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन एटीपी। द फर्मेंटेशन की बात कर रहा था, अभी फर्मेंटेशन नहीं चल रहा है। तो फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड। हमने बताया था बेटा कि यहाँ पर नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, अगर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रत्येक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड मतलब तोड़ने के लिए मदद कर रहे। देखो ये आपको तोड़ने में भी एटीपी मतलब खर्चा होता है, ऐसा नहीं सोचते हो कि यार तोड़ने में आपको खर्चा नहीं जाती, एनर्जी नहीं जाती। तो याद रखना कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए डिग्रेड करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी की जरूरत होती है। वो प्रोड्यूस कौन करता है, मैंने बताया था फर्मेंटेशन के दौरान में जब ग्लूकोज एटीपी बनती है तो एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के चेंजिंग में फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर 2 एटीपी खर्चा होता है एक ग्लूकोज को तोड़ने में, किसमें चेंज करने में, पायरुविक एसिड में चेंज करने में। whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions। मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड अंडर एरोबिक कंडीशन। अगर ज़्यादा हमें नीड हो एटीपी की तो वो हमें अंडर एरोबिक कंडीशन के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीटली पता कर लेते हैं। चलो NADH इज ऑक्सीडाइज टू NADS। हमने बताया था NADH ऑक्सीडाइज किसमें होता है, हाइड्रोजन को भगाओ, ठीक है, NAD प्लस रैदर, देखो प्लस आ गया ना, भगाओ और दे रहे हो भगा रहे हो उसको। रैदर स्लोली इन फर्मेंटेशन हाउएवर द रिएक्शन इज वेरी विग्रस इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। फ्रेंड्स दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एम्फीबोलिक पाथवे। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ये चीज आपका ये एम्फीबोलिक पाथवे रहेगा, ठीक है। एम्फीबोलिक पाथवे से भी ये क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। हमने बताया था फ्रेंड्स इसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आप ये इसी 2024 में देखने को मिलेगा। पेपर एनालाइज कराएंगे, एक लाइन से क्वेश्चन दिखाएंगे बेटा, हमारा एनसीईआरटी की लाइन से लाइन दिखाएंगे कि कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चन आया, फ्रेम हुआ। तो आपको पता होना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी बार बार रिपीट करो। आप सोचो कि सर कहाँ से आए क्वेश्चन, कहाँ से आ गया, तो आप जितना ज़्यादा देखो, बहुत किताबों पे ध्यान मत दो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाओ। मैं बार बार बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं आएगा आपका, फिर बता रहा हूँ। एनटीए जो एग्जामिनर जो होते हैं उनके एनटीए के वो डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या हो बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, एनसीईआरटी से ही बनाते हैं। क्योंकि पढ़ा क्या है उन्होंने, एनसीईआरटी तो ही पढ़ा है, एनसीईआरटी के बाद, क्योंकि सब कुछ तो एनसीईआरटी में दे दिया है यार,
क्या बाहर से कहाँ से आएगा यार, कौन सा क्वेश्चन बाहर से आएगा बताओ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो बाहर से नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कट ऑफ को सोचते हैं कि कट ऑफ इतना ना जाए हाई, मगर साला बच्चे देखो कितने होशियार हो गए हैं कि मतलब पूरा कट ऑफ तोड़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो चिल देख लो, एग्जामिनर से भी बड़ा होशियार हो गए बच्चे। एक लोगों ने कहा क्या था, एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। ओके, ये बहुत सेंटेंस वर्ड कहा था कि एग्जाम बहुत अच्छा वर्ड कहा था, एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ओके, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन था, ऐसा चीज। ठीक है बेटा, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेंड्स। एम्फीबोलिक पाथवे की में क्या बताया जा रहा है, एम्फीबोलिक पाथवे कहना क्या चाह रहा है, एम्फीबोलिक पाथवे भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन। ये जो ग्लूकोज होता है वो फेवर्ड, किसके फेवर में होता है, किसके पसंद में हो रहा होता है, ये सब सारी चीजें सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनके फेवर्ड में ग्लूकोज का, ये फेवर्ड में मतलब ये ग्लूकोज का जो तोड़ा तोड़ी होता है ना, मतलब ग्लूकोज का पूरा ये जो ब्रेकडाउन होता है ना पायरुविक एसिड में, दो ATP खर्च होते हैं, तो उसके फेवर्ड में ही, रिस्पायरेशन के फेवर में ही काम होता है। ओके, ग्लूकोज का फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड। देखो सारे के सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में। बिफोर दे आर यूज फॉर रिस्पायरेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, रिस्पायरेशन में यूज हो जाएंगे, रिस्पायरेशन के लिए यूज हो जाएंगे। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रिस्पायर्ड has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. Okay, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ये पॉइंट पे ये चीज क्या बता रहा है आगे फ्रेंड्स, यहां क्या कह रहा है, तो सी फिगर 12.6 के अंदर देखेंगे अभी, द पॉइंट ऑफ द एंट्री, देखो द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स इन द रिस्पायरेटरी पाथवे। फैट्स जो होते हैं, फैट्स हमारे होते हैं, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। आपको पता भी होगा, ये बेसिक नॉलेज है भैया, कि जो फैट्स होते हैं, जो ऑयली चीजें आप खाते हो, ठीक है, वो क्या दरअसल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं। तो आपको फैटी तेलीय चीजें इसीलिए आपको मना किया जाता है, आपको परहेज कराया जाता है, आप ऑयली चीजें मत खाएं, क्योंकि आपके बॉडी को ज़्यादा वर्क करना होता है, आपको बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। आपकी बॉडी अगर इम्यूनिटी कम है, आप पेशेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं ऑयली फूड अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की नीड नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए सिंपल वे में ऐसी फूड दिया जाए डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर एटीपी जल्दी बन जाए फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रहा? डिफरेंट सब्सटेंस इन द रेस्पिरेटरी फैट्स, फैटी एसिड। फर्स्ट, इफ फैटी एसिड्स वेर टू बी रिस्पायर्ड, दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। फ्रेंड्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रेंड्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए and enter pathway the glycerol would be enter the pathway after being converted to पागल। इन्हें पता है पागल, पहले पता था, फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुका था, ठीक है। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, किसी पागल का मतलब होता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, हाँ, पागल का मतलब वो ना समझना, फास्फोग्लिसराइड इसका मतलब होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, ये बात करते हैं, तो द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड। जो प्रोटीन्स होते हैं डिग्रेडेड किस में ब्रेक होते हैं, बाय प्रोटीएजेस बाय किसके द्वारा, प्रोटीएजेस एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स।
एंड द इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स, और उसके प्रत्येक एमिनो एसिड्स इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स होते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं, प्रोटीन के किस में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड्स में होता है, आपको पता भी हो जाए. आफ्टर टर्मिनेशंस deaminations depending on the structure would enter the pathway at the some stage within the Krebs cycle या even the pyruvate या acetyl coenzyme. ये बहुत सिंपल. फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, सिंस रिस्पायरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, द रिस्पायरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द रिस्पायरेटरी पाथवे इज द कैटाबॉलिक पाथवे. बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? या वी हैव डिस्कस above at which point in the respiratory pathway different substrate would the enter if they were be respired and used to derive energy. फ्रेंड्स ये सब चीज़ क्लियर हुआ. अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं. तो what important of recognize is that is the in these very compounds that is going to be withdrawn from the respiratory pathway of the synthesis of said substrates. Hence fatty acids would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence the respiratory pathway comes into the picture from both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein to respiratory intermediates from the link, breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism, because the respiratory pathway is involved in the both anabolism and catabolism. Because the respiratory pathway is involved with the part both catabolism and anabolism, it would hence the better to consider the respiratory pathway and amphibolic pathway rather than as catabolic one. Okay friends, next slide पे चलते हैं. ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. ये आपको पूरा का पूरा समझा दिया है, बहुत बेसिक है, आपको पता भी होना चाहिए ये सब चीज़ें. देखो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारा फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स है, जो उसमें बताया गया एम्फिबॉलिक पाथवे में, वही चीज़ समझाया गया है. दरअसल फैट्स किस में टूटता है बेटा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है. कार्बोहाइड्रेट में बताया था सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक होता है, आपको पता होगा. प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है. तो आपको पता होता है ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. ये चीज़ सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया. ग्लूकोज किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा. 6 साल से स्टार्ट हो जाएगा ग्लूकोज. देखो 6 फॉस्फेट. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो जाएगा. देखो 6 से 16 हो गया, 6 से 16 हो गया, तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो गया. तो ये सब कुछ क्या होगा, फिर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा. ये फिर उसके बाद फ्रेंड्स पायरुविक एसिड बन जाएगा. पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा. एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल चलेगी. क्रेब्स साइकिल बाद CO2 और H2O रिलीज हो जाएगी. फ्रेंड्स ये आपका सिंपल में आपको हम समझा दिया है. ये चीज़ आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स. ये चीज़ आपको समझ में आया तो पूरा वीडियो ठोक दो, एकदम भेज दो हर जगह. तो हमने क्या जाना फ्रेंड्स अभी तक कि ये जो चीज़ हमने क्या बताया अभी, इंटर रिलेशनशिप among metabolic pathway showing respiration mediated breakdown of different organic molecules to CO2 and H2O. फ्रेंड्स ओके क्लियर है. तो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स. तो आगे बात करते हैं हमारा रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट. ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स. तो उसके बाद समरी पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट. देखो फ्रेंड्स अब ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये चीज़ रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट, यहाँ से मोस्टली अगर बात करें PYQ में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ चुके हैं फ्रेंड्स. तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आएगा. मतलब ये चैप्टर, दोनों चैप्टर एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स. लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए सपनों में भी. ओके तो आपको देखो एनसीईआरटी यार बार बार इसी को बार बार रिपीट करो, वीडियो देखो, इसी को समझो, बार बार रिकॉल करो, तो आपको समझ में आ जाएगा. एनसीईआरटी लर्निंग हो जाएगी, आपको डिजिटल के थ्रू लर्निंग होगा. आप जब बुक नहीं ले रहे हो तो चलो बेटा. तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस
पे बात करें, पूरे चैप्टर पे, होल चैप्टर पे बात करें, तो ये चीज़ हमें पूरा दर्शा देता है फ्रेंड्स। ये चीज़ हमको क्लियर कर देगा ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या दर्शा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं। Let us now look at another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, O2 is consumed and CO2 is released. आपको रिस्पायरेशन के दौरान में पता है, दरमियान में पता है कि O2 आप कंज्यूम करते हो और CO2 क्या करते हो, रिलीज करते हो। ये चीज़ पता है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2, जो अगर रेशियो बात करें CO2 और O2 का रेशियो बात करें, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू बी द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। मतलब कंज्यूम किया गया और रिलीज किया गया, वही के दोनों के रेशियो को, दोनों को डिवाइड करने पर जो चीज़ आता है उसी को RQ बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो कोएफिशिएंट का मतलब होता है लिया गया, दिया गया, लिया गया और दिया गया, मतलब रिलीज किया गया और कंज्यूम किया गया, उसी को डिवाइड कर दो, हमारा रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट आ जाएगा। ओके, बहुत 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 बेसिक से कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से कह रहा है आपको। देखो ये चीज़ आपको, देखो ये चीज़ कर दिया गया है, थोड़ा सा RQ बराबर क्या कर दिया है, रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, मतलब इवॉल्व का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर हमने क्या रिलीज किया, इवॉल्व किया हमने, क्या फ्री किया, आपको क्या रिलीज किया, इवॉल्व मतलब क्या रिलीज किया, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, या रिलीज कर सकते हो या नीचे डिवाइड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ओके बेटा, कंज्यूम हमने क्या लिया अंदर, मुंह के अंदर, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करते हैं तो हमको कुछ पता लगता है इस पे बारे में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हमें ये टॉपिक क्लियर कर। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये द रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट डिपेंड्स upon the type of respiratory substrate used during respiration। हाँ बेटा, ये भी डिपेंड उसके सब्सटेंस पे डिपेंड भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आप सांस ले रहे हो तो सांस डिपेंड करता है कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, आपका जो मॉलिक्यूल्स है, आपने जो सेवन किया है वो ब्रेक डाउन करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ रही है, या सिंपल वे में तोड़ के आपको रिस्पिरेशन जल्दी जल्दी करा रही है, अच्छे से करा रही है, मस्त करा रही है। तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो याद रखना कि आप सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना कि आप किस तरह के सबस्ट्रेट, फैटी एसिड चीज़ें नहीं खा रहे हो, मतलब कि ऑयली चीज़ें नहीं खा रहे हो। आप ऑयली चीज़ को अवॉइड करोगे, ऑयली चीज़ को लोगे तो आपको रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, रिस्पिरेशन कम आएगा और जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेल्स कहाँ पहुंच रहे होते हैं, ऑक्सीजन को, मतलब कहीं ना कहीं इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन को लेने पहुँचते होते हैं, मगर बहुत जल्दी नहीं, टाइमली नहीं मिल पाता उनको ऑक्सीजन, और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ये देखो मैं डे टू डे लाइफ के अंदर घुस रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। चलो देखो बेटा आगे बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो बेटा ये चीज, द रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन की बात कर लिया। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द RQ विल बी 1। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की RQ निकाला गया प्रैक्टिकली, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि यहाँ से पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट की RQ बताओ, कार्बोहाइड्रेट की RQ बताओ, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की RQ 1 होती है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। हमें एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का जो RQ होती है, RQ वैल्यू होती है, निकाल लेते हैं हम लोग कि क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्टली याद रख लो बेटा, कितना होता है, 1 होता है। चलो देखो हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड इक्वल अमाउंट ऑफ O2 रिलीज, जितना आप रिलीज कर रहे हो, जितना वो चीज निकाल रहे हो, इक्वल कर दोगे, दोनों को कैंसिल हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ठीक है, रिवॉल्व इज कंज्यूम रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द इक्वेशन बिलो। ठीक है, अब देखो नीचे दिया गया, फ्लो स्लाइड पे जाएंगे तो हमको पूरा रिएक्शंस, आपको पूरा इक्वेशंस आपको दिया रहेगा। ये लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रिएक्शन बहुत इजी है। तो अब देखो मैं बात करता हूँ, जैसे ये C6H12O6 है, आपका ग्लूकोज है। जैसे अब ऑक्सीजन कंज्यूम लेते हो तो वो क्या बेटा रिलीज करती है, 6CO2 रिलीज करती है। क्या रिलीज करते हो,
6CO2 रिलीज करते हो, और 6CO2 ये जो अपने 6H2O पानी भी रिलीज होती है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स, ओके, प्रोड्यूस होती है। तो RQ की जब वैल्यू निकाली गई कि 6CO2 और प्लस 6O2 के निकाला गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये इक्वल आएगा 1। मतलब RQ मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जब ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो वो RQ की वैल्यू 1 आती है फ्रेंड्स, 1.0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन, जो फैट्स हमारे रिस्पायरेशन में यूज हो रहे होते हैं, द RQ इज लेस देन 1, तो इसकी RQ की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, फैटी एसिड बहुत हार्ड होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, तो RQ की वैल्यू कम होगी, लेस देन 1 होगी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी 100% है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने की, यहाँ से डायरेक्टली लेस देन 1 पूछ लेगा, लेस देन 1। कैलकुलेशन आप करते रहोगे, फिर कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। देखो, फॉर अ फैटी एसिड ट्रिपल मेटीन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट एज इन सोन फिगर। देखो मैं बताता हूँ ये रिएक्शंस को थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो आपका रिएक्शंस है बेटा, ट्रिपल मिथीन है और वहाँ पर 145 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक ट्रिपल मीन वहाँ उसमें देखो, आपकी जब ऑयली फैट, आप जो ऑयली खाते हो ना, तो उसमें भी दरअसल कहीं ना कहीं फैटी एसिड्स है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ती है। तो ट्रिपल मिथीन को तोड़ने में, मतलब ट्रिपल मिथीन को ऐड करने में 145 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वहाँ पर 6O2 की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि सोचो 131 मतलब कह सकते हो 144 गुना बेटा, 145 टाइम्स ये ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन तोड़ने तो चले जाते हैं, ये काम करने चले जाते हैं, ये बचता कौन है भैया, वो 2-4 बचते हैं, और वो भी इसीलिए हमें ऑक्सीजन, आप ऑयली चीज़ें अवॉइड करा करो, ठीक है। 98 H2O बनते हैं। हाँ, पानी तो भरपूर मात्रा, जब ऑक्सीजन बनेगा तो यार जाहिर सी बात है, और पानी ही निकलेगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल मेथीन याद रखना, इसकी जब RQ की वैल्यू निकाली गई 0.7 के अप्रॉक्स में आएगा, ये भी स्लाइड में याद कर लो। ट्रिपल मेथीन जो ट्रिपल मिथीन है फ्रेंड्स, ये दरअसल कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ये है गिलसिरॉल और ये फैटी एसिड है फ्रेंड्स, फैटी एसिड है। ये जो फैटी एसिड है, ये दरअसल ये ब्रेक डाउन होता है ना फ्रेंड्स, तो ये ब्रेक डाउन के समय में ये लेस देन, जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है, मतलब 145 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब जिसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर पानी जब रिक्वायरमेंट करते हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है कि और यहाँ पर 0.7 से भी कम, मतलब 0.7 लेस देन 0.7 से भी कम क्या आता है, RQ आता है बेटा, RQ की वैल्यू आती है, ओके। देखो ओके बेटा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। RQ की वैल्यू कितनी है, इतना है, ओके। चलो फ्रेंड्स, व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो वुड बी अबाउट 0.9। अगर हम प्रोटीन की जो अगर बात करते हैं प्रोटीन की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाएगा फ्रेंड्स। तो व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक रेशियो वुड बी अबाउट 0.9। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो 0.9, और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो 1, और यहाँ तक कि फैटी एसिड्स की बात करते हैं, ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो 0.7, लेस देन 0.7, ओके, याद रखना। तो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 0.7 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा फ्रेंड्स, लेस देन 1, ओके, ये चीज करेक्ट हो जाएगा आपका। What is important to recognize is that is living organism respiratory substrate are often more than one. देखो बेटा कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन्स या फैट्स आर नेवर यूज रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट भी लाइन है, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और ऑफन मोर देन 1 प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बात करते हैं तो हमारा जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में यूज नहीं होते हैं। ये कौन नहीं होता? प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड हम लारा जो समरी होगा जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, समरी को भी फोकस कर लेते हैं फ्रेंड्स। समरी से भी कभी कभी देखो हमने बताया था ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन समरी से भी आ गया था अभी रिसेंटली 2023 में। ओके, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करो, रिकॉल कर लो। तो यहाँ पर हमारा आप लोग अपने समरी को उठाओ, देखो फटाफट हमारे साथ लग जाओ रिवाइज करने में। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशल, तो प्लांट्स unlike animals have no special system for breathing या gases exchange. Stomata and lenticel allow gases exchange by diffusion. Almost all living cells in a plant have their surfaces exposed to the air. The breaking of carbon to carbon bonds of complex organic molecules by oxidation cells leading to the release of a lot of energy is called cellular respiration. Glucose is the favored substrate for respiration. Fats or protein can also be broken down to yield energy. The initial stage of cellular respiration takes place in the cytoplasm. Each glucose molecule are broken through a series of enzymes catalyzed reactions into two molecular pyruvic acid. The process of is called glycolysis. The fate of pyruvate depends on the availability of oxygen and the organism under anaerobic conditions. ठीक है, anaerobic conditions, either lactic acid fermentation या alcohol fermentation occurs. Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes and the germinating seeds. In eukaryotes organism aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. Pyruvic acid is the transported into the mitochondria where is the converted into acetyl coenzyme A. With the release of CO2, acetyl coenzyme then enter the tricarboxylic acid pathway of Krebs cycle operating in the matrix of the mitochondria. NADH plus S plus and FADH2 are generated in the Krebs cycle. Okay, Krebs cycle. That is the Krebs cycle. The energy is in the in these molecules as well as that in the NADH plus H plus is the synthesized during glycolysis are used to synthesize ATP. This is accomplished through a system. Friends, क्या होगा? System of electron carriers called electron transport system located on the inner membrane of the mitochondria. The electron as then move through the system release energy, enough energy that is the trapped to synthesize. ATP. This called oxidative phosphorylation. In this process, O2 is the ultimate acceptor of electrons and get reduced to water. The respiratory pathway, amphibolic pathway, is involved to both anabolism and catabolism. The respiratory constant depends upon the type of respiratory substrate used during respiration. Okay friends, ये पूरा complete chapter हुआ बेटा। ये यहाँ से ये chapter end हुआ बेटा, यहाँ से ये chapter end हुआ, यहाँ से ये chapter end हो गया। ओके, तो ऑल दी वेरिएबल्स बेटा। और यहाँ से और आपसे कुछ कहना चाहेंगे लास्ट ये चैप्टर ख़त्म करने से पहले? फ्रेंड्स, यहाँ तक आप आए, एनसीईआरटी सीरीज़ को फॉलो किए, तो इसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार, एंड यहाँ से आप कुछ सीख के जा रहे हो तो ऑल दी वेरी हार्ट कमेंट ज़रूर करो फ्रेंड्स। ये चीज़ आपके लिए, देखो अब यार सब्सक्राइब तो कर ही लो यार फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और ताकि अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो, और ताकि वो भी आपका फ्रेंड्स अगर आपका सच्चा होगा तो फ्रेंड्स शेयर कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिलेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।